शुभ मध्याह्न बच्चों, मैं अशोक कुमार देहरी आपका हिंदी विषय आचार्य आज की कड़ी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 11वीं विषय हिंदी आरोह भाग 1 के अंतर्गत देखेंगे पाठ घर की याद, जिसे लिखा है भवानी प्रसाद मिश्र ने। पाठ शुरू करें इससे पहले मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहूँगा कि यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, कमेंट कर लें और शेयर भी कर दें। और यदि आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो सब्सक्राइब करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि सब्सक्राइब एक बार होता है, लाइक, कमेंट और शेयर बार बार होता है। तो आइए देखते हैं पाठ को। किंतु उनसे यह न कहना, उन्हें देते धीर रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ, काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना, चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शोक कहना। तो प्रसंग प्रस्तुत काव्यांश में कवि अपने माता पिता के दुख को कम करने के लिए सावन को दूत बनाकर अपना संदेश उन तक पहुंचाने के लिए कहता है। व्याख्या: किंतु उनसे यह न कहना, उन्हें देते धीर रहना, अर्थात कवि कहते हैं कि हे सावन, तुम मेरे पिता के सामने ये निराशाजनक बातें मत कहना, उन्हें हर प्रकार से धीरज बंधाना, उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ, अर्थात उन्हें तो यही कहना कि तुम्हारा पुत्र भवानी जेल में रह कर के भी खूब पढ़ता लिखता रहता है, वह पढ़ने लिखने में मस्त रहता है। काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना, अर्थात हे सावन, पिताजी से यह कहना कि भवानी जेल में रहकर खूब काम करता है, वह अपने गौरवशाली कामों और व्यवहार से आपका नाम ऊंचा कर रहा है। चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शोक कहना, उन्हें यह भी कहना कि जेल में सब लोग उसे बहुत चाहते हैं, इसलिए तुम उसके लिए किसी भी प्रकार का शोक मत करो, अर्थात दुखी न हो। विशेष: सावन को संदेशवाहक बनाकर भेजने की प्राचीन काव्य परंपरा का निर्वाह किया गया है। कहना की आवृत्ति मनमोहक बन पड़ी है, भाषा प्रवाहपूर्ण है। इस काव्यांश में कवि अपने दुख को छिपाना चाहता है, जिससे यह प्रसंग अत्यंत ही मार्मिक बन पड़ा है। आइए देखते हैं अगली जो कविता है। और कहना मस्त हूँ मैं, कातने में व्यस्त हूँ मैं, वजन 70 शेर मेरा और भोजन ढेर मेरा, कूदता हूँ खेलता हूँ, दुख डट कर ठेलता हूँ, और कहना मस्त हूँ मैं, यों न कहना अस्त हूँ मैं। तो अगली जो पंक्ति है उसे देखते हैं। प्रसंग प्रस्तुत काव्यांश में कवि सावन के माध्यम से अपना संदेश भेज रहा है। कवि सावन से कहता है कि हे सावन, तुम मेरे माता पिता से कहना मैं यहाँ सुखी हूँ, काटने में व्यस्त हूँ मैं, अर्थात मैं यहाँ पर सूत काटने में व्यस्त रहता हूँ, अर्थात गांधी जी की तरह सूत काटने का कार्य करता रहता हूँ। वजन 70 शेर मेरा, मेरा वजन 70 शेर हो गया है, और भोजन ढेर मेरा, मैं ढेर सारा भोजन करता हूँ, इसीलिए मेरा जो वजन है 70 शेर हो गया है। कूदता हूँ खेलता हूँ, खेलता कूदता हूँ, दुख डट कर ठेलता हूँ तथा दुख को अपने से दूर रखता हूँ। और कहना मस्त हूँ मैं, यों न कहना अस्त हूँ मैं, और उनसे यह कहना मैं यहाँ मस्त रहता हूँ, अर्थात मस्ती में हमेशा रहता हूँ, परंतु उनसे यह मत कहना कि मैं उदास तथा निराश रहता हूँ, जिस कारण मुझे नींद नहीं आती और मैं जागता रहता हूँ। विशेष: कवि अपने दुख को छिपाकर एक ऐसे चित्र का निर्माण कर रहा है जिससे उसके माता पिता दुखी न हों। यहाँ कवि सावन को संबोधित कर रहा है ताकि वह अपने माता पिता को उसका संदेश दे सके। डट कर ठेलना तथा अस्त होना मुहावरों का सुंदर प्रयोग हुआ है। 70 शेर में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। हाय रे ऐसा न कहना, है कि जो वैसा न कहना, कह न देना जागता हूँ, आदमी से भागता हूँ, कह न देना मौन हूँ मैं, खुद न समझूँ कौन हूँ मैं, देखना कुछ बक न देना, उन्हें कोई शक न देना। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसें, पाँचवें को वे न तरसें। तो अगला जो है प्रस्तुत काव्यांश में कवि जेल में घर की याद आने के कारण सावन को दूत बनाकर अपने
पिता को संदेश भेजता है। व्याख्या, हाय रे ऐसा न कहना। कवि सावन को सावधान करते हुए कहता है कि मेरे परिजनों को ऐसा न कहना, अर्थात मेरी सच्चाई न बताना। है कि जो वैसा न कहना, उन्हें यह न बताना। कह न देना जागता हूँ मैं, अर्थात मैं देर रात तक जागता रहता हूँ। आदमी से भागता हूँ मैं, अर्थात आम आदमी से दूर भागता हूँ। कह न देना मौन हूँ मैं, अर्थात आजकल मैं मौन हो गया हूँ, चुपचाप हो गया हूँ, ऐसा न कहना। देखना कुछ बक न देना, यह भी न बताना कि मैं चिंता में डूबकर मैं स्वयं को भूल जाता हूँ। तुम सावधानी से बातें कहना। देखना कुछ बक न देना, उन्हें कोई शक न देना, उन्हें कोई शक न होने देना कि मैं दुखी हूँ। हे सावन तुम पुण्य कार्य में लीन हो, हे सजिले हरे सावन। हे कि मेरे पुण्य पावन, अर्थात हे सावन तुम पुण्य कार्य में लीन हो। तुम स्वयं बरस कर धरती को प्रसन्न करो। तुम बरसो वे न बरसें, तुम बरस कर धरती को प्रसन्न करो। पांचवें को वे न तरसें, अर्थात मेरे माता पिता की आंखों में आंसू न बहने देना। उन्हें मुझ पांचवें पुत्र की याद न आने देना। विशेष कवि की पितृभक्ति व प्रेम सराहनीय है। आदमी से भागता हूँ मैं, कवि की पीड़ा का वर्णन है। सावन के लिए सजिले हरे पुण्य पावन आदि विशेषणों का भी प्रयोग है। पुण्य पावन में अनुप्रास अलंकार है। अगला देखते हैं अभ्यास से संबंधित कुछ प्रश्न। चूँकि प्रश्न कम हैं इसीलिए इसी कड़ी में देख लेते हैं। पानी के रात भर गिरने और प्राण मन में घिरने में परस्पर क्या संबंध है? तो इसका उत्तर इस प्रकार है कि कवि अपने घर से बहुत दूर जेल में कैद है। उसे घर से दूर रहने की पीड़ा है। आकाश में बादल घिरकर बारिश करने लगते हैं। ऐसे में कवि के मन को स्मृतियाँ घेर रही हैं। जैसे जैसे पानी गिर रहा है वैसे वैसे कवि के हृदय में प्रियजनों की स्मृतियाँ चलचित्र की तरह उभरती जा रही हैं। पानी के बरसने के कारण ही उसके प्राण व मन घर की याद में व्याकुल हो जाते हैं। मायके आई बहन के लिए कवि ने घर को परिताप का घर क्यों कहा है? बहन बड़ी उमंग से अपने मायके में आई होगी। उसने सोचा होगा कि पिता के घर जाकर अपने भाइयों बहनों से मिलूंगी, परंतु वहाँ जाकर उसे पता चला होगा कि उसका छोटा भाई अर्थात भवानी जेल में है। तो उसे बहुत दुख हुआ होगा। इस कारण उसने पिता के घर को परिताप का घर कहा है। पिता के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं को उकेरा गया है? तो पिता के जो व्यक्तित्व हैं उनमें पहला है, कवि ने पिता स्वास्थ्य एवं बलिष्ठ शरीर वाले व्यक्ति थे ऐसा कहा है। वे नित्य व्यायाम करते थे। अगला है, वे खिलखिलाकर हंसते थे, अर्थात वे हंसमुख स्वभाव के व्यक्ति थे। अधिक उम्र होने पर भी उन पर बुढ़ापे का कोई प्रभाव नहीं था। वे इस उम्र में दौड़ लगाते थे। वे धार्मिक प्रवृत्ति के थे और रोज गीता पाठ करते थे। वे निडर व साहसी थे। उनके सामने यदि शेर या मौत भी आ जाए तो वे घबरा नहीं सकते। उनकी वाणी में बादल सी गर्जना थी। उनके कार्य करने की गति बहुत तीव्र थी। वे सरल सहज व अत्यंत कोमल हृदय के व्यक्ति थे। वे एक पक्के देशभक्त एवं बहादुर व्यक्ति थे। वे अपने परिजनों से गहरा लगाव रखते थे। वे अत्यंत भावुक व्यक्ति थे और मन में विशाल और उदार भी थे। अगला है, निम्नलिखित पंक्तियों में बस शब्द के प्रयोग की विशेषताएं बताइए। मैं मज़े में हूँ, सही है। घर नहीं हूँ, बस यही है। तो आइए देखते हैं चौथा प्रश्न जो कि कविता की है। और अगला है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस से सब विरस है। तो उपयुक्त पंक्तियों में 4 बार बस शब्द का लाक्षणिक प्रयोग किया गया है। पहली बार के प्रयोग का अर्थ है कि वह केवल घर पर ही नहीं है। दूसरे प्रयोग का अर्थ है कि वह घर से दूर रहने के लिए है, जिसके कारण वह विवश है। तीसरा प्रयोग बहुत बड़े महत्व वाला हो जाता है। और चौथे बस के
कवि की मन की व्यथा प्रकट होती है, जिसके कारण उसके सारे दुख छिन गए हैं। इस प्रकार कवि ने एक ही शब्द को विभिन्न परिस्थितियों में अलग अलग भाव दशाओं के साथ प्रस्तुत किया है। कविता की अंतिम 12 पंक्तियों को पढ़कर कल्पना कीजिए कि कवि अपनी किस स्थिति व मनोस्थिति को अपने परिजनों से छिपाना चाहता है। तो कवि जेल में रहकर घर के वियोग से पीड़ित है, उसे घर की बहुत याद आ रही है। अन्य सब लोग उसे बेगाने लगते हैं, इसलिए वह उनसे दूर भागता है। उनसे बात करने की बजाय वह एकांत में रहना पसंद करता है, ताकि घर की यादों में खोया रहा जा सके। कवि वास्तव में जेल की यातनापूर्ण व कष्टदायी स्थितियों से दुखी है, अतः वह जेल के उस यातनापूर्ण जीवन और अपनी व्यथित मन स्थिति को अपने प्रियजनों से छिपाना चाहता है, अन्यथा वे दुखी होंगे। कविता के आसपास ऐसी 5 रचनाओं का संकलन कीजिए जिसमें प्रकृति के उपादानों की कल्पना संदेह वाहक के रूप में की गई है। तो यह कार्य विद्यार्थी स्वयं करेंगे। और अगला है, घर से अलग होकर आप घर को किस तरह से याद करते हैं, लिखें। जब भी हम घर से अलग होते हैं तो हमें घर का हर सदस्य याद आता है। माँ के हाथ से बना खाना, पिता का प्यार, भाई बहनों का साथ आदि। इस प्रकार एक एक घटना और वातावरण हमें याद आती रहती हैं। मन में बार बार घर जाने के विचार आते हैं। हम फ़ोन द्वारा, पत्र द्वारा उनका हाल चाल जानने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार से इसका उत्तर दे सकते हैं। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा।